हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? होप ऑल आर वेल एंजॉइंग, है ना? नाउ वी हैव केम विद आवर नेक्स्ट चैप्टर विच इज़ सिम्प्लेक्स मेथड विच इज़ सिमिलरली related to LPP only. In the last chapter we have done LPP with the graphical method, I think so, है ना? Right? I think so नहीं, we have done with graphic method. And now we will begin that our LPP only that with the simplex method. And in this chapter we will study about simplex method, that how we can use simplex method to solve the LPP. So first of all we have to go through little bit theory, then only we will be doing our questions. And guys, listen, I will not make you to read all the theory, you have to read it by yourself. I have prepared notes, I will provide it, but the matter is that only that you have to read the theory yourself only. First of all मैं यही सजेस्ट करूँगी आपको कि जैसे आप क्वेश्चन करोगे ना, तो उससे पहले आप प्लीज़ एक बार लिटिल बिट गिव 10 minutes and read the theory which I will provide you. Then I think you will be easily understandable that what we are doing, what we are not doing, है ना? सो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर. तो सबसे पहले ना कुछ दो टर्म्स है, जो दो टर्म्स मैं आपको बताना चाहूँगी क्वेश्चन बिगिन करने से पहले. स्लैक वेरिएबल होता है क्या है बच्चे? देखो, स्लैक वेरिएबल्स होते हैं जैसे कि हमारे पास ना इक्वेशंस होती है, एज वी ऑल नो कि हमारे पास एलपीपी में तीन चीज़ें होती है: ऑब्जेक्टिव फंक्शन, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट, नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट. जो सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट होते हैं ना, जो उसके लेफ्ट हैंड साइड जो होती है हमारे पास, जो ये चीज़ें होती है लेफ्ट हैंड साइड, जैसे कि ये है सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट, लेस देन इक्वल टू का सिंबल आप लगा लो, कुछ भी लगा लो. देखो जैसे मैंने लगा दिया यहाँ पे, ठीक है, लेस देन इक्वल टू का सिंबल मैंने लगा दिया, राइट? क्योंकि ये केस मैक्सिमाइजेशन का ले रखा है मैंने, तो इसलिए मैंने लेस देन इक्वल टू का सिंबल लगा दिया, ठीक है. अब ये इक्वेशन है, ठीक है, इसमें ये S1 है जो कि जिसे हम कहते हैं स्लैक वेरिएबल. स्लैक वेरिएबल्स का यूज़ क्या होता है कि हम स्लैक वेरिएबल्स को ऐड करते हैं, एडिट करते हैं लेफ़्ट हैंड साइड. हमारे जो कंस्ट्रेंट्स होते हैं ना, देखो ये है और इक्वल्स टू 5 या लेस देन इक्वल टू, मोर देन इक्वल टू, ये जो होते हैं ये राइट हैंड साइड होती है, लेफ्ट हैंड साइड. तो लेफ्ट हैंड साइड हम क्या करते हैं, स्लैक वेरिएबल्स को एडिट करते हैं, मतलब उनमें ऐड करते हैं. जो हमारे कंस्ट्रेंट होते हैं उसमें हम स्लैक वेरिएबल्स को ऐड करते हैं. और स्लैक वेरिएबल्स का काम किस में होता है? स्लैक वेरिएबल्स का बेसिकली काम हमारा होता है जब केस होता है हमारा मैक्सिमाइजेशन का, ठीक है बच्चे. तो ये था इसके अंदर कि स्लैक वेरिएबल्स को हम लेफ्ट हैंड साइड अपना एडिट करते हैं इन द सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट जो हमें गिवन होते हैं एलपीपी के अंदर. और ये जो सब स्लैक वेरिएबल्स होते हैं ये हम कब ऐड करते हैं? जब हमारे पास केस किसका होता है, मैक्सिमाइजेशन का केस हमें गिवन हो, तब हम क्या करेंगे, स्लैक वेरिएबल्स को ऐड करेंगे. तो आप इसको रीड आउट कर लेना, मैंने बेसिकली आपको थोड़ा सा गो थ्रू करा दिया इसके. अब हमारे पास आता है नेक्स्ट सरप्लस वेरिएबल. सरप्लस वेरिएबल में क्या होता है, जब हमारे पास केस मिनिमाइजेशन का होता है, तो जैसे हम मैक्सिमाइजेशन के केस में स्लैक वेरिएबल्स को ऐड करते थे ना, सिमिलरली मिनिमाइजेशन के केस में हम सरप्लस वेरिएबल्स हैं उनको यूज़ करेंगे, बट वी विल नॉट ऐड. हम ऐड नहीं करेंगे उन्हें, हम उन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है. जैसे कि हमारे पास इक्वेशन, मैंने वही इक्वेशन ली हुई है 2x + 4y, मिनिमाइजेशन का केस है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल, ठीक है. सो 2x + 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 5. तो इसमें हम क्या करेंगे, ये केस किसका है, मिनिमाइजेशन का केस है. सो इसमें हम स्लैक वेरिएबल्स का ऐड करेंगे. डिनोट हम S1 S2 S3 इनसे ही करते हैं, स्लैक वेरिएबल्स को भी और सरप्लस वेरिएबल्स को भी, ठीक है. बट स्लैक वेरिएबल्स को हम ऐड करते हैं इन द केस ऑफ मैक्सिमाइजेशन, सरप्लस वेरिएबल को हम माइनस करते हैं इन द केस ऑफ मिनिमाइजेशन. आई थिंक आपको ये चीज़ तो क्लियर आउट हो चुकी है, एंड इट्स ईजी, क्वाइट ईजी इट्स. तो बेसिकली आपको ये स्लैक वेरिएबल्स की जो है इसको रीड करना है, सरप्लस को रीड करना है. आगे मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ, तो आप पॉज करके उसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो, भाई साथ साथ पढ़ना चाहते हो, कुछ बच्चे साथ साथ रीड आउट करना चाहते होंगे, तो वो रीड कर सकते हैं, ठीक है. टेक इट. बट मैं आपको सजेस्ट यही करूँगी कि पहले एक बार थोड़ी सी गो थ्रू हो जाना अपनी थ्योरी से, तभी आप क्वेश्चंस को समझ पाओगे कि हमने S1 ऐड क्यों किया, S2 माइनस क्यों किया, या वट एवर जो भी है, ठीक है.
ये देखिए इसमें मैक्सिमाइजेशन के कई स्टेप्स हैं, ठीक है। इसमें हमने 4 स्टेप्स है। इंट्रोड्यूस करते हैं मैक्सिमाइजेशन में, स्लैक वेरिएबल्स को इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो ये आपको एक बार रीड आउट करना पड़ेगा, उसके बाद ये आप समझोगे। बॉडी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बता चुकी मैं, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, इसके अंदर 2 चीज़ें और आती है, जेड जे और सी जे, जो कि जिसकी थ्योरी मैं आपको प्रोवाइड करूँगी अभी, और आप उसको रीड कर लेना। एंड जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगा वो क्या है क्या नहीं है, ठीक है। आप इसे पॉज कीजिए और इसका एसेस ले लीजिए। ऑल राइट, इसके बाद ये है। एंड इसके बाद भी 2 टॉपिक्स है, उसकी भी मैं आपको अभी प्रोवाइड कर देती हूँ थ्योरी, तो आप उसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा एंड रीड कीजिए उन्हें, आपको समझ आएगा। आफ्टर रीडिंग तो ऑब्वियसली थ्योरी थोड़ी बहुत तो समझ आएगी, तो आपको क्वेश्चन में इजी हेल्प आउट हो जाएगा। ये भी है इसके अंदर, तो आप एक बार इसे भी रीड कर लेना। इसके बाद हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब हमारा जो क्वेश्चन है ना, हम वही अपने स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन से स्टार्ट कराएंगे बेसिकली। वैसे तो मैंने आपको स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बताने सिखा दिए कि कैसे स्टेटमेंट्स वाइज क्वेश्चन को हम अपनी इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं, बट एक क्वेश्चन हम स्टेटमेंट का ही लेते हैं, फिर उन्हें हम अपनी इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, फिर हम उसको सिंप्लेक्स मेथड के थ्रू सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये चीज़ तो क्लियर आउट होगी सबको। सो हमने अपना क्वेश्चन लिया है। ए फर्म मेक्स 2 टाइप ऑफ फर्नीचर, चेयर एंड टेबल बनाती है। एक फर्म है जो 2 प्रोडक्ट्स बनाती है, चेयर और टेबल्स के। प्रॉफिट उनका गिवन है आपको, और 3 मशीनरीज का यूज़ होता है। तो मैंने इस डाटा को यूज़ करके अपनी टेबल फॉर्म कर लिया कि 3 मशीन्स होती हैं, चेयर और टेबल फॉर्म होती है, और उनका अवेलेबल टाइम भी उन्होंने क्वेश्चन में गिवन है आपका। तो अवेलेबल टाइम ये आपको अवेलेबल टाइम क्वेश्चन में गिवन होगा। उन्होंने आपको दिया हुआ है 20 और 30, जो कि कॉस्ट है। मैंने बताया था अगर रुपीज़ में होता है या कॉस्ट में है या प्रॉफिट है, वट एवर इज विच, तो वो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है। तो इसके अंदर ऑब्जेक्टिव फंक्शन तो हमें क्लियर हो गया कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा 20x + 30y, जिसमें से हमने एक्स चेयर को लेट कर लिया और वाई हमने टेबल को लेट कर लिया। तो 20x + 30y ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो चुका है हमारा, राइट। फर्स्ट पॉइंट क्लियर। सेकंड पॉइंट इसमें है सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट का। तो सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट का सेकंड पॉइंट आता है, तो इसमें क्या है हमारे पास, टेबल की एक इक्वेशन ये बनेगी, एक ये बनेगी, एक ये बनेगी। तो इन जब दोनों को बनाने के लिए हमारे पास अवेलेबल टाइम हमें कितना है, 36 आवर्स का है, 50 आवर्स का है, 60 आवर्स का है। तो 3x + 3y 36, 5x + 2y 50, 2x + 6y 60। अब आप बोलोगे कि हम साइन किसका लगाए, मैक्सिमाइजेशन का, मिनिमाइजेशन का। तो आगे जो क्वेश्चन है आई विल शो यू, उसमें केस जो है वो मैक्सिमाइजेशन का है। तो हमें अपना सिंबल मैक्सिमाइजेशन वाला लगाना है, विच इज़ < = 36। ये देखिए इसने लिखा हुआ है ना, हाउ शुड मैन्युफैक्चर शेड्यूल इज प्रोडक्शन इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, यूज सिंप्लेक्स मेथड। तो लेट कर लिया एक्स को चेयर और वाई को टेबल, और फिर हमने ये अपने कंस्ट्रेंट्स फॉर्म कर लिए हैं। अब बच्चों देखो, अब इन्होंने बोल दिया यूज़ सिंप्लेक्स मेथड। अब आता है मेन जो काम हमें स्टार्ट करना है, वो सिंप्लेक्स मेथड इन्होंने बोल दिया कि यूज़ करके आप सोल्व करो। तो गाइस मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि मैंने अभी आपको बताया था कि मैक्सिमाइजेशन के केस में सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स में हम लेफ्ट हैंड साइड स्लैक वेरिएबल्स को ऐड ऑन करते हैं। सी इट हेयर, हमारी ये इक्वेशंस फॉर्म होगी थी, राइट। ये नॉन नेगेटिविटी वाला है, होप आपको ये तो याद ही होंगे इतने। तो नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट का है ये। हमारा केस है मैक्सिमाइजेशन का, और मैक्सिमाइजेशन के केस में हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं अपने स्लैक वेरिएबल्स को, राइट। तो हम हमारे जो सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट, हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन सेम रहेगा। हमारे जो सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट है वो 3 है हमारे पास सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट, ठीक है। इनमें हम क्या करेंगे, अपने स्लैक वेरिएबल्स को ऐड ऑन करेंगे। तो हम इन तीनों में एक एक स्लैक वेरिएबल्स S1 S2 S3 इनसे डिनोट होते हैं। तो S1 मैंने इसमें ऐड कर दिया, इसमें S2 कर दिया, इसमें S3 कर दिया, और बाकी हमारा सेम रहेगा 36, 50, 60। ये चीज़ तो समझ आ रही होगी। और जब हम हमारा स्लैक वेरिएबल्स ऐड करते हैं, तो हमारे जो मैक्सिमाइजेशन है मिनिमाइजेशन के जो सिंबल्स होते हैं वो हमारे = में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। ये सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स बन के हमारे न्यू सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स हैं। ये अभी सब्जेक्ट टू
कंस्ट्रेंट्स, बट हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन सेम रहेगा। अब आप बोलोगे अब हमें ना इसके अंदर एक चेंज हो रहेगा, हमारा जो नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट है ना वो भी चेंज हो जाएगा। कैसे, मैंने आपको बताया था नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट में हमारे जितने वेरिएबल्स होते हैं वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने चाहिए, राइट। बट अब इस केस में हमारे पास क्या है, नए हमारे पास x भी है y भी है, हमारे पास दो कंस्ट्रेंट्स x और y तो ऑलरेडी थे, बट अब हमारे पास तीन वेरिएबल्स और आ चुके हैं, S1 S2 S3। तो S1 भी और S2 भी और S3 भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, जो हमारा नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट है। ओके, और ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा सेम रहेगा। तो आपने इस क्वेश्चन में आपको सिंपल अपनी पहले तो इक्वेशन फॉर्म करनी है, जैसे आप लोग करते आए हो थर्ड चैप्टर में, जैसा हमने किया है। फिर हमें स्लैक मैक्सिमाइजेशन का केस है तो स्लैक वेरिएबल्स को ऐड आउट करना है। मैक्सिमाइज मिनिमाइजेशन का जो भी सिंबल है उसे हमें रिमूव करके इक्वल टू का सिंबल लगाना है। हमारे पास नए सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स आ जाएंगे। नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट्स में हमारे पास जितने वेरिएबल्स थे हमारे वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने चाहिए, बट अब हमने स्लैक वेरिएबल्स ऐड कर दिए तो हमारे पास 3 वेरिएबल्स और आ गए, और वो तीनों वेरिएबल्स भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने चाहिए, तब वो नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट फॉर्म होंगे। तो होप इतनी बात तो आपको क्लियर हो गई होगी। तो आपको 2 पॉइंट क्लियर हो गए सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट के। सेकंड पॉइंट था हमारा नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट। अब थर्ड पॉइंट ऑब्जेक्टिव फंक्शन का है। अब आप बोलोगे आपने तो अभी ये बोला था कि भाई हमारा इसके अंदर कोई चेंज नहीं होता। ऑब्वियसली बच्चों इसके अंदर कोई चेंज नहीं होता है, बट एक चीज़ देखो, जब आपने वेरिएबल्स सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट में ऐड आउट किए हैं स्लैक वेरिएबल्स, तो वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में भी तो होंगे वेरिएबल्स। तो हमारा सिंपल है, कुछ नहीं है, आपको सिंपल लिखना है ऑब्जेक्टिव फंक्शन जेड मैक्सिमाइजेशन इज इक्वल टू 20x प्लस 30y प्लस हम क्या करेंगे इसके अंदर S1 S2 और S3 ऐड आउट करेंगे, क्योंकि हमने क्या किया, हमने सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट में हमारे वेरिएबल्स ऐड किए, तो यहाँ पे भी ऐड करेंगे हम। बट द ओनली थिंग इज़ कि हम ऐसा क्या करें कि हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन चेंज ना हो उससे। तो हम क्या कर देंगे, 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा एज इट इज़ 20x प्लस 30y आता है। बट ये क्या है, हमें करना पड़ता है कि हमें स्लैक वेरिएबल्स हमने सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट में ऐड किए, तो आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन में भी ऐड करने पड़ेंगे, बट ऑब्जेक्टिव फंक्शन मस्ट बी सेम। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 2 आ जाएगा, नहीं, ये हमेशा सेम रहेंगे। याद रखना, मैक्सिमाइजेशन के केस में S1 S2 S3 जो स्लैक वेरिएबल्स हम ऐड आउट करते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, उनका जो आगे का जो नंबर होता है वो हमेशा क्या होगा, वो 0 होगा, जिसकी वजह से हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन सेम रहता है। तो ये 3 पॉइंट थे जो आपको सबसे पहले क्लियर आउट होने चाहिए, तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे। होप मैंने बहुत ब्रीफली बहुत डिटेल में आपको ये चीज़ समझाई है, आ गया होगा समझ। अब हम क्या करेंगे, सिंप्लेक्स टेबल में क्या होता है, देखो सिंप्लेक्स मेथड में 3 टेबल के अंदर हमें सॉल्यूशन करना होता है। बेसिकली 3 टेबल का यूज़ होता है। कुछ एक दो एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जिसमें 4th टेबल की रिक्वायरमेंट पड़ जाती है, बट ऐसा होता नहीं है जनरली कि हमें चार टेबल बनानी पड़े, 3 ही टेबल की नीड होती है। तो मैंने टेबल ना फॉर्म किया हुआ है। आप इस टेबल का फॉर्मेट देखो कि मैंने फॉर्मेट क्या रखा है इस टेबल का। देखो CJ जो होती है हमारी वो हमारी कॉलम, राइट। तो हमारी 2 तरीके से जाती है, एक इस तरीके से जाती है, एक इस तरीके से जाती है। ये हमारे होते हैं BV का मतलब होता है बेसिक वेरिएबल्स। बेसिक वेरिएबल्स हमारे देखो, हमें बेसिक वेरिएबल्स सबसे पहले हमारे बेसिक वेरिएबल्स सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट में देखो क्या है, x y S1 S2 S3। ठीक है, तो x y S1 S2 S3। तो हमें जो ऊपर वाला ये है, ये हमें अपने कहाँ से देख के बनाना है, ये हमें बनाना है अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन। जो हमने नया ऑब्जेक्टिव फंक्शन अभी फॉर्म किया है, वहाँ पे जो हमारे जितने भी वेरिएबल्स हैं, बेसिक वेरिएबल्स हैं, वो सारे वेरिएबल्स यहाँ पे आ जाएंगे, राइट। इतने आ गए। अब बच्चों एक चीज़ बताओ आप, अब आप बोलोगे ये क्वांटिटी क्या है, ये क्वांटिटी क्या है, जो हमारे सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स की क्वांटिटी है ना 36 50 60, इनका भी तो कहीं यूज़ होगा। तो ये हमारी क्वांटिटी है 36 50 60, और रेशियो हमें फाइंड आउट करनी होती है। तो ये आपका प्रॉपर फॉर्मेट है। ऊपर का आई थिंक सो आपको क्लियर हो गया होगा। अब बेसिक वेरिएबल्स जो है वो हमने ये वाले तो ऑब्जेक्टिव फंक्शंस के तो ऐड कर लिए, बट हमने जो सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स में 3 बेसिक वेरिएबल्स ऐड किए वो भी तो आएंगे, S1 S2 S3। फिर हमारे पास ZJ का कॉलम आता है। फिर हम क्या करते हैं, जो CJ है और ZJ है, CJ में से ZJ माइनस करके हमारे पास एक और कॉलम बनता है जिसे हम कहते हैं CJ माइनस ZJ। गॉट इट। ये आपका फॉर्मेट है। ये आपको फॉर्मेट ध्यान रखना पड़ेगा कि कैसे आपको फॉर्म करना है। अब आप देखो, इट्स वेरी सिंपल, क्वाइट ईजी है, समझने की बात है बस। देखो ध्यान से,
हमारे पास x है, मैंने ऑब्जेक्टिव फंक्शन से उठाया x, तो x का नंबर क्या हमारे पास 20 लिख दिया, y का नंबर है 30 लिख दिया, s1 का नंबर 0 वी हैव रिटर्न, s2 का 0, इसका भी 0। ये चीज़ तो आई थिंक सो क्लियर हो गई होगी कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन से उठाए, मैंने डायरेक्ट पुट कर दिया और कुछ नहीं किया, मैंने सिंपल सा बहुत छोटा सा काम किया, चुट्टू सा बिल्कुल, राइट। अब S1 S2 S3, S1 S2 S3 के नंबर मैंने 0 लिखे हैं, तो मैं यहाँ पे भी 0 लिख दूंगी। ये ब्रैकेट लगा रही हूँ ना, मत लगाना आप, जस्ट मैंने आपको थोड़ा समझाने के लिए ब्रैकेट लगाए हैं, बाकी आप ब्रैकेट लगाओ मत लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता वैसे इतना खास। तो बस मैंने आपको ये समझाया, तो आपको आपका ये टेबल अब बिल्कुल फुली तैयार हो चुका है। अब आपकी बारी है इसमें सॉल्यूशंस, इसमें वैल्यू पुट करने की, नथिंग एल्स। बहुत सिंपल है, करोगे आ जाएगा, ध्यान से समझना बस, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। बट आप अभी यहाँ तक समझो कि हमने क्या किया, हमने अपने जो ऑब्जेक्टिव फंक्शंस के वेरिएबल्स थे उनको उठाए और पुट कर दिए, और उनके जो नंबर्स थे वो हमने उनके ऊपर पुट कर दिए। फिर हमने S1 S2 S3 लिए थे इधर इस कॉलम में, जो कि हम ऐड आउट करते हैं वो हमारे यहाँ पे आते हैं इस तरफ यूँ, राइट। और उनके जो हमारे नंबर्स थे वो हमने लिख दिए 0 0 0 थे, यहाँ पे जैसे 0 0 थे तो वो मैंने एज इट इज़ लिख दिए। अब देखो कुछ नहीं है, ध्यान से समझने की बात है बस, नथिंग एल्स। ओके, देखो फर्स्ट हमारा सब्जेक्टिव कंस्ट्रेंट उठाते हैं हम, 3x, तो x के में मैंने लिख दिया 3, 2y, y के में मैंने लिख दिया 2, s1 के आगे कुछ नहीं है मतलब 1 है, s2 हमारा है नहीं इसके अंदर, S3 हमारा है नहीं। इस फर्स्ट वाले सब्जेक्टिव कंस्ट्रेंट की बात कर रही हूँ मैं, ध्यान से समझना। मैंने फर्स्ट वाला सब्जेक्टिव कंस्ट्रेंट उठाया है, मैंने x के में 3 पुट कर दिया क्योंकि 3 था, 3y था, तो y के में मैंने, सॉरी यहाँ पे 3 आएगा, मैंने गलती से 2 लिख दिया बच्चों, 3 पुट कर दिया। और S1 हमारा इसके आगे कुछ नहीं है, तो इसका मतलब क्या होता है 1, तो मैंने S1 के नीचे 1 लिख दिया। S2 में इसमें कुछ है ही नहीं, S2 है ही नहीं तो 0, S3 है ही नहीं तो 0। इतनी बात क्लियर हो चुकी। अब क्वांटिटी की बारी, क्वांटिटी मैंने बताया था आपको कि सब्जेक्टिव कंस्ट्रेंट्स के राइट हैंड साइड में जो नंबर्स हैं उनका यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट क्वांटिटी क्या हमारी 36। होप इतनी बात समझ आ गई, ईजिली आ गई। S2 में भी हम क्या करेंगे, सेम करेंगे। x का 5x है तो x के में 5 पुट कर दिया, 2y है तो मैंने 2 पुट कर दिया। S2, अब देखो S1 है इसमें, इस वाले सब्जेक्टिव कंस्ट्रेंट में S1 है कहीं नहीं है, तो इसका मतलब क्या ये 0। S2 है या, इसका मतलब 1। S3 है नहीं, 0, 50। सेम मैंने S3 के लिए कर दिया, मैंने S3 के लिए, ये 3 है, S3 के लिए मैंने क्या किया 2, 6, 0, 0, 1 एंड 60। यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट नहीं आना चाहिए। एक बार फिर से बताती हूँ मैंने एक एक सब्जेक्टिव कंस्ट्रेंट्स को उठाया है और पुट किया, जस्ट सिंपली मैंने जैसे हम क्वेश्चन में पुट किया, बहुत नॉर्मल सी चीज़ किया ये तो। अब आपको क्या करना है, अब आपको ZJ निकालना है अपना, ZJ विच इज़ द मेन वर्क। अब आता है हमारा जो बहुत इंपॉर्टेंट काम स्टार्ट होता है, वो यहाँ से स्टार्ट होता है, ध्यान से समझना। बड़ी वीडियो बन सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, बट समझना। ZJ कैसे निकालते हैं हम, जो हमारे x के ये है ना, ये नंबर्स है, इनको हम क्या करेंगे CJ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 × 0, 5 × 0, 2 × 0, और सब के बीच में क्या कर देंगे हम, प्लस का सिंबल लगा देंगे, राइट। अब मैं आपको एक करके दिखा रही हूँ, ध्यान से उस चीज़ को समझना कि मैंने किया क्या है। वो देखो नीचे थोड़ा सा रफ वर्क कर रही हूँ मैंने क्या किया, पहले 3x वाले को उठाया क्योंकि मुझे ये कॉलम फिल करना है, तो उसके लिए मुझे ये सारे नंबर्स चाहिए, इस कॉलम के लिए मुझे ये सारे नंबर्स चाहिए, इस कॉलम के लिए मुझे ये सारे नंबर्स चाहिए। तो मैं फर्स्ट ये कॉलम फिल कर रही हूँ, तो मैंने उठाया 3 को मैंने 0 से मल्टीप्लाई किया, प्लस फिर 5 को मैंने 0 से मल्टीप्लाई किया, प्लस फिर मैंने 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया, तो मेरा ये आता है, राइट, 0। तो मेरा आंसर यहाँ पे क्या आया, 0। सिमिलरली मैं ये सारे कॉलम्स ऐसे ही फिल करूँगी, 3 × 0, 2 × 0, 6 × 0, और बीच में सबके प्लस। तो अगर मैं किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, ऑब्वियसली 0 आएगा, क्योंकि भाई ये सारे नंबर 0 है, तो ये इनको किसी से मल्टीप्लाई कर लो 0 ही आएंगे। तो मैंने जब ये मल्टीप्लाई किए तो मेरे ये सारे नंबर 0 आ चुके हैं। तो आपको ZJ क्लियर हो गया, आई थिंक सो बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा।
अब नेक्स्ट है सी जे माइनस जेड जे। सी जे हमारा क्या था, ये था एक तो, और एक ये था। जेड जे हमने अभी निकाला है। तो देखो ये तो हम कर नहीं सकते, 0 माइनस 0 कॉमन सी बात है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे तो बहुत सारे हैं। तो हम क्या करेंगे, इस वाले को, इन दोनों को यूज़ करेंगे, इस सी जे को यूज़ करेंगे, इस जेड जे को यूज़ करेंगे ये नंबर फाइंड आउट करने के लिए। तो सी जे हमारा 20 माइनस 0 20, 30 माइनस 0 30, 0 माइनस 0 0 0 एंड 0। टेबल कंप्लीट। अब हमारे पास रेशो रहेगी बस। और रेशो निकालने का सबसे इजी सिंपल फॉर्मूला होता है, बस थोड़ा सा कंसंट्रेशन चाहिए, नथिंग एल्स इज रिक्वायर्ड इन दैट। अब इसके अंदर हमें दो चीज़ें फाइंड करनी है, की रो, की कॉलम एंड की एलिमेंट। और ये तीनों चीज़ें हमें फाइंड करनी है। तो की रो आपको पता है ऐसे होती है, कॉलम आपको पता है ऐसे होते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है, की कॉलम। अब की कॉलम कैसे निकालेंगे, जैसे हमारा केस मैक्सिमाइजेशन का है तो केस को ध्यान में रखते हुए हम क्वेश्चन करेंगे। मैक्सिमाइजेशन का केस समझा रही हूँ तो मैक्सिमाइजेशन का समझना, नेक्स्ट वीडियो में मिनिमाइजेशन समझाऊंगी तब मिनिमाइजेशन समझना। सी जे माइनस जेड जे जो हमारे पास नंबर्स आए हैं, इनमें से जो सबसे बड़ा नंबर होगा, जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो हमें की कॉलम देगा। तो सबसे बड़ा नंबर 30 है, तो हमें 30 क्या है, 30 हमें की कॉलम देगा। और की कॉलम हमारी कौन सी हो जाएगी, ये वाली 30 से ऊपर वाली, राइट। इतनी बात क्लियर। अब हमें की रो चाहिए, की कॉलम हम निकाल चुके। की रो निकालने के लिए हमें रेशियोज़ की रिक्वायरमेंट होगी। तो हम क्या करेंगे, रेशियो कैसे निकालते हैं, क्वांटिटी हमारी जो है उसको लिखते हैं हम यू के यूँ, और डिवाइड करते हैं किससे, जो हमारी की कॉलम आई है। ये 3 आई है, इसमें हमारा 2 आया है, इसमें हमारा 6 आया है, और इक्वल टू करके हम इसको सोल्व करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा सिंपल होता है। ये हमारा 25 एंड 10, ये चीज़ समझ आ गई। देखो हमने कुछ नहीं किया, सी जे माइनस जेड जे में से जो हमारा सबसे बड़ा नंबर होता है वो हमें की कॉलम देता है। फिर हमने रेशो निकाले। रेशो कैसे निकालते हैं, क्वांटिटी को डिवाइड कर देते हैं हम हमारा जो की कॉलम के एलिमेंट्स होते हैं उनके साथ, जो कि मैंने डिवाइड कर दिया। अब मुझे क्या करना है इन रेशो में। अब देखो यहाँ पे मैंने सबसे बड़ा लिया था, सी जे माइनस जेड जे में मैंने सबसे बड़ा लिया था, बट हम रेशो में सबसे छोटा लेंगे। और सबसे छोटा क्या, हमारा 10। तो ये जो 10 है ये हमें क्या देगा, ये हमें की रो देगा, और की रो हमारी ये आ जाएगी। गॉट इट। की रो आ गई, की कॉलम आ गई। की एलिमेंट का क्या मतलब होता है, की एलिमेंट का मतलब होता है वो नंबर जो रो में भी है और जो कॉलम में भी है। तो जब मैंने अपनी रो और कॉलम फॉर्म की तो मेरे पास 6 जो है वो कॉमन नंबर आ रहा है, राइट। 6 कॉमन नंबर आ रहा है, इट मीन्स की एलिमेंट हमारा क्या है, 6 है। तो की एलिमेंट आपको याद रखना है, आपका की एलिमेंट क्या है, 6। ये आपको ध्यान में रखना है। तो फर्स्ट टेबल हमारी यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब हमारे पास 2 टेबल और है जो हमें फॉर्म करनी है। जल्दी जल्दी देखते हैं वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी बन जाएगी। अब देखो इसके अंदर एक चीज़ और, हमने की रो निकाली, की कॉलम निकाल लिया, की एलिमेंट निकाल लिया, टेबल फॉर्म कर लिया। अब इसके अंदर एक चीज़ ध्यान रखनी है कि हमारा इनकमिंग क्या है और आउटगोइंग एलिमेंट क्या है। इनकमिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं, इनकमिंग एलिमेंट्स का मतलब होता है कि की रो में से कौन सा एलिमेंट जाएगा और कौन सा उसकी जगह आएगा। देखो हमारा जो ये ऊपर वाले होते हैं ना, ये रिमेंबर इट, ये ऊपर वाली जो लाइन होती है ना, इनमें से हमारा कोई ना कोई एक इनकमिंग होता है, ठीक है। और यहाँ से जो बेसिक वेरिएबल्स है, यहाँ से कोई ना कोई आउटगोइंग होता है। तो देखो जो हमारी रो है और जो हमारे कॉलम है वो डिसाइड करते हैं कि इनकमिंग क्या होगा और आउटगोइंग क्या होगा। तो यहाँ से हमारा इस बेसिक वेरिएबल्स में से हमारा एक एलिमेंट जाता है, वो हमारा डिसाइड करती है ये चीज़, ये रो डिसाइड करेगी। तो S3 जो है वो एलिमेंट है जो कि आउट गोइंग है, जो चले जाएगा, और उसकी जगह कौन ले लेगा, जो हमारी कॉलम है वो डिसाइड करेगी उसकी। और ये Y है तो ये क्या है, ये इनकमिंग है, ठीक है। तो हमारा आउटगोइंग एलिमेंट S3 है और इनकमिंग एलिमेंट Y है। तो S3 की जगह कौन ले लेगा, Y ले लेगा। तो जब हम अपना नया टेबल फॉर्म करेंगे तो सारा टेबल U का U फॉर्म होगा, मतलब अंदर का एलिमेंट नहीं, स्ट्रक्चर बता रही हूँ मैं, ऐसा ही फॉर्म होगा। S3 की जगह Y आपकी प्लेस ले लेगा, ठीक है।
क्योंकि S3 हमारा आउटगोइंग एलिमेंट हो गया, अब इनकमिंग एलिमेंट हमारा Y हो चुका है। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो ये चीज़ बताती है आउटगोइंग, ये चीज़ बताती है हमारी इनकमिंग। सो सी मैंने अपना सिंप्लेक्स टेबल 2 फॉर्म किया है, एंड इसमें मैंने यहाँ पे S3 मैंने बताया था आपको, S3 की जगह Y हमारा ले लेगा, तो Y का प्लेस S3 की प्लेस में मैंने Y लिख दिया है। सेम हमारा यहाँ पे 20, ठीक है, 30, 0, 0, 0, 0, 0, Y। अब यहाँ देखो, यहाँ S3 था इसलिए हमने यहाँ 0 लिया था, बट अब Y है तो Y का क्या था 30, तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा 30 आएगा, और हमारा सेम टेबल रहेगी, राइट। अब एक चीज़ और ध्यान से रखना, सुनना मेरी बात को, कि जो हमारी की रो आती है फर्स्ट टेबल में, उसके एलिमेंट्स को हम डिवाइड करते हैं किस नंबर से? जो हमारा की एलिमेंट होता है, जो हमारा की एलिमेंट होता है, राइट। ये चीज़ ध्यान से सुनो मेरी बात फिर से, जो हमारी की रो आती है उसको हम डिवाइड करते हैं की एलिमेंट से, और हमारा की एलिमेंट क्या आया था? हमारा की एलिमेंट आया था 6। अब हम 6 को डिवाइड करेंगे किससे? जो हमारी की रो आई थी, और हमारी की रो आई थी वाई वाली जो थी ना, वो हमारी की रो थी, राइट। अब एक बार आप पीछे जाते हैं हम, और फिर देखते हैं हमारे नंबर्स क्या क्या थे उसमें। हमारे यहाँ पे नंबर्स थे 2, 6, 0, 0, 1 एंड 60। ये नंबर्स थे हमारे। अगर आप पीछे वीडियो को जाओगे और देखोगे तो ये नंबर्स थे हमारे। अब इस जो की रो है इसको मैं किससे डिवाइड करूँ? की एलिमेंट से, और की एलिमेंट क्या है मेरा 6, तो मैं इसको डिवाइड करती हूँ 6 से, एंड लाइक दिस आई विल डू, ठीक है। और मैं इसका निकालूंगी 1/3, ये आता है, ये 1 आता है, ये 0, ये भी 0, एंड दिस 1/6 एंड दिस 10। तो ये तो आपको समझ आ चुका होगा पहला मैंने कैसे फॉर्म किया है। अपना वाई वाली जो की रो थी उसको डिवाइड कर दिया मैंने की एलिमेंट से, और मैंने अपने नंबर्स निकाल लिए, राइट। अब मुझे अपने बाकी के एलिमेंट्स फाइंड करने हैं, और इन एलिमेंट्स को फाइंड करने का एक फ़ॉर्मूला है जो आपको याद करना पड़ेगा। देखो ध्यान से, जैसे कि मुझे S1 का ये वाला नंबर चाहिए, ये वाला, तो इसमें फर्स्ट टेबल में जब हम जाते हैं तो देखो मैं आपको फर्स्ट टेबल दिखाती हूँ जो कि मैंने दूसरी नोटबुक में बना रखी है, ताकि आपके लिए भी कन्वीनियंट हो साथ साथ देखनी। तो यहाँ का ये नंबर चाहिए मुझे x का 20 वाला, ये नंबर चाहिए मुझे ये वाला, और ये नंबर 3 था यहाँ पे फर्स्ट टेबल में, राइट। तो मैं क्या करूँगी, मुझे जब ये नंबर चाहिए तो मैं इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास कि जो हमारा ओल्ड नंबर है ना, जो पुरानी वैल्यू है उसमें से हम माइनस करते हैं कोरोस्पोंडिंग वैल्यू इन की रो मल्टीप्लाई कोरोस्पोंडिंग वैल्यू इन की कॉलम डिवाइडेड बाय की एलिमेंट। तो आपको ये फॉर्मूला ना याद करना ही करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो जैसे कि मुझे अब ये वाला S1 चाहिए, तो मुझे S1 की ये वाला S1 में x का ये प्लेस चाहिए, तो यहाँ पे ओल्ड वैल्यू देखो, ओल्ड वैल्यू का फॉर्मूला, ओल्ड वैल्यू हमारी यहाँ पे थी फर्स्ट टेबल में, हम जाके देखेंगे तो हमारी ओल्ड वैल्यू थी 3, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 3 माइनस। अब इसके कोरोस्पोंडिंग में देखते हैं, देखो ध्यान से, मैं आपको फर्स्ट टेबल दिखाती हूँ। मेरे को ये वाली वैल्यू चाहिए, ओल्ड वैल्यू का फॉर्मूला लगाएंगे हम इसमें, ओल्ड वैल्यू 3 माइनस कोरोस्पोंडिंग, इसका कोरोस्पोंडिंग ये और इसका कोरोस्पोंडिंग ये। हमें जो कोरोस्पोंडिंग है वो सिर्फ हमें की रो और की कॉलम में ही देखने हैं कोरोस्पोंडिंग नंबर्स, ठीक है। तो हम अब आप ऐसे ही बोल सकते हो कि भाई कोरोस्पोंडिंग तो 1 भी है, बट नहीं, मैंने अभी बोला की रो या की रो या की कॉलम में ही हमें कोरोस्पोंडिंग नंबर्स देखने हैं। तो 3 का कोरोस्पोंडिंग 3 और इसमें 3 का कोरोस्पोंडिंग 2, तो 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई की एलिमेंट मैंने अभी निकाला था 6, तो 6। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा यहाँ पे 2, राइट। इट मीन्स इसका क्या मतलब हुआ
कि आपने जो प्लेस फाइंड की है ना, ये वाली प्लेस, ये रिप्लेस हो जाएगी किससे अब, 2 से, क्योंकि आपने 2 निकाला है। देखो आपने कैसे 2 निकाला, देखा, पता चला ना। ओल्ड वैल्यू मतलब जो फर्स्ट टेबल में वैल्यू थी इस जगह की, जो फर्स्ट टेबल में 3 थी यहाँ पे, तो 3 माइनस कोरोस्पॉन्डिंग की रो और कॉलम में से हमने एलिमेंट्स निकाले, डिवाइडेड बाय की एलिमेंट, और फिर मैंने 2 निकाल दिया, जो कि मुझे 2 देता है, और मैंने यहाँ 2 लिख दिया। सिमिलरली अब अगर मैं इसका निकालती हूँ, तो यहाँ पे मेरी ओल्ड वैल्यू क्या थी, यहाँ पे मेरी ओल्ड वैल्यू थी, लेट मी टेल यू, ओल्ड वैल्यू थी 5, राइट। तो मैंने 5 लिखा यहाँ पे माइनस, और उसकी देखो दिखाते हुए, 5 थी यहाँ, अब मैंने 5 का कोरस्पॉन्डिंग 2 और इसका भी 2, राइट। तो 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई की एलिमेंट, 5 माइनस 4/6, 2 और ये 3। अगर आप इसको सोल्व करोगे तो इट्स नॉट अ बिग डील, बहुत सिंपल है ये, तो मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे करना है, राइट। बाकी कोई इतनी खास वो नहीं है कैलकुलेशन। 13/3, तो यहाँ मेरा रिप्लेस होके क्या आ जाएगा, 13/3। ये मत सोचना कि फ्रैक्शन में आ रहा है गलत होगा एंड ब्ला 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 वट एवर, ठीक है। बहुत सिंपल है, अपना दिमाग यूज़ करो और सॉल्व करो। तो मैंने आपको 2 वैल्यू फाइंड करके बता दी कि आपकी 2 वैल्यूज़ ऐसे फाइंड आउट होगी, और सेकेंड टेबल में आपकी जो वैल्यूज़ है वो चेंज कैसे हो जाएगी, फॉर्मूला लगा के, सिंपल सा। जब आप इन सब में फॉर्मूला लगाओगे, यही फॉर्मूला, तो आपकी वैल्यूज़ आएंगी, जो कि मैं डायरेक्ट वैल्यूज़ लिख रही हूँ। अगर आपको नहीं समझ आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। देखो अगर मैं एक एक वैल्यू निकाल के बताऊँगी आपको तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और वीडियो ना बहुत ज़्यादा बड़ी बन जाएगी, फिर आप ब्लॉग भी नहीं देखोगे। अब क्या होगा, हमारा क्वांटिटी रेशो कैसे होगी, रेशो कैसे निकालेंगे, क्वांटिटी डिवाइडेड बाय, हम क्या करते हैं अपनी जो हमारी निकलती है, बट हमारे पास यहाँ पे CJ माइनस ZJ, और ये सबसे पहले हमें ये निकालना पड़ेगा, देन वी हैव टू फाइंड रेशो। तो ZJ कैसे निकलता है, ZJ मैंने अभी बताया था 2 इंटू 0, 13/3 इंटू 0, और 1/3 इंटू 30, और फिर इन सब के बीच में प्लस का सिंबल। तो मैं यहाँ पे आपको करके दिखा रही हूँ छोटा सा, 2 इंटू 0, 2 इंटू 0 प्लस 13/3 इंटू 0 प्लस 1/3 इंटू 30, तो ये 0 प्लस 0 प्लस 10, तो हमारे पास 10 आ गया ये। तो मैं यहाँ क्या लिख दूँगी, यहाँ पे मैं लिख दूँगी 10। सिमिलरली ये सब हमारे ऐसे आ जाएंगे, आप फाइंड करोगे तो यही वैल्यूज़ आएंगी, ठीक है। ये मैंने डायरेक्ट लिख दी क्योंकि मैं सिर्फ आपको एक ही निकाल के दिखा सकती हूँ, एज वीडियो लॉन्ग बहुत बड़ी बन जाएगी। तो ये हो गया CJ माइनस ZJ, 20 माइनस 10 10, 30 माइनस 30 0, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0, माइनस 5 माइनस 5। अब हमें पता है क्या है हमारा आंसर, आपको कैसे पता चलेगा कि अब ये हमारा एंड हो गया। मैक्सिमाइजेशन के केस में आपके जो ये CJ माइनस ZJ हैं, ये या तो 0 हो या नेगेटिव हो, पॉजिटिव नहीं होना चाहिए। 0 तो आ गए, ये नेगेटिव भी आ गया, बट ये हमारा 10 जो है वो पॉजिटिव है और 0 से बड़ा है, राइट। सो वी हैव टू फॉरवर्ड दिस क्वेश्चन आगे भी। तो रेशो कैसे निकलेगी, क्वांटिटी डिवाइडेड बाय, अब क्वांटिटी डिवाइड करते हैं ना हम किससे, जो हमारी सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 10, तो 10 हमें क्या देगा, ये देगा 2 से यहाँ तक। तो मैं क्या करूँगी, 2 से डिवाइड करूँगी इसको, 13 इससे डिवाइड करूँगी, इससे डिवाइड कर दूँगी, राइट। जैसे आप कैलकुलेशन करोगे ना तो आपको मिल जाएगा, 6 को डिवाइड करो 2 से, 30 को डिवाइड करो 13/3 से, 10 को डिवाइड करो 1/3 से, तो आपको इनके आंसर्स मिल जाएंगे, राइट। ऐसे आप आंसर्स इनके फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। अगर कैलकुलेशन में कहीं गलती हो तो आप वो कैलकुलेट कर लेना। बाकी आई विल ट्राई कि मेरी कैलकुलेशन सही ही हो, क्योंकि ना तो मैं कैलकुलेटर यूज़ कर रही हूँ ना कुछ और यूज़ कर रही हूँ बच्चों। सो देख लेना एक बार, कहीं अगर छोटी मोटी मिस्टेक हो जाए तो वो आप देख लेना। बाकी फॉर्मेट यही रहेगा, सॉल्यूशन आपका ऐसे ही निकलेगा। तो आपके जो टेबल 2 है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब बारी आती है टेबल 3 की। इस क्वेश्चन में आप देखोगे तो आपका यहाँ से सबसे छोटा नंबर कौन सा जा रहा है, यहाँ से आपका सबसे छोटा नंबर जा रहा है 3। तो 3 ये जो है ये हमें दे देगा, राइट। तो हमारी की कॉलम निकल गया, की रो निकल गई, और हमारा की एलिमेंट निकला है 2। तो अभी ये क्वेश्चन फॉरवर्ड होगा, क्योंकि इसमें जो CJ माइनस ZJ है वो -1 आ गया है। नेगेटिव हो या 0 वो चलेगा, बट पॉजिटिव नहीं होना चाहिए कोई नंबर, बट ये पॉजिटिव है तो ये आगे फॉरवर्ड होगा। तो थर्ड टेबल भी बनेगी। मैंने आपको बताया थर्ड टेबल में बहुत क्वेश्चन ख़त्म हो जाते हैं,
ठीक है। तो की एलिमेंट क्या हमारा 2। और मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जो हमारी जो ये रो आती है इसको हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं किससे, की एलिमेंट से। तो 2 को 6 से डिवाइड करेंगे, 0 को 6 से डिवाइड करेंगे, और 1 को 6 से, 0 को 6 को, इनको हम डिवाइड कर देंगे किससे, 2 से, क्योंकि 2 क्या हमारा की एलिमेंट है, राइट। तो मैं वो यहाँ से निकाल लूँगी। और बाकी की मैंने आपको इक्वेशंस बताई थी कैसे निकालें, कि ओल्ड 13/3 माइनस इसका कॉरस्पॉन्डिंग क्या है 2, और यहाँ कुछ नहीं है तो 13/3 डिवाइडेड बाय 2, तो हमारे यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 0 फॉर्म हो जाएगा, राइट। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, टेबल 3 अपना फॉर्म करेंगे। जैसे हमने टेबल 2 फॉर्म किया वैसे ही हम टेबल 3 फॉर्म करेंगे। बस फ़र्क इतना होगा कि हमने टेबल 2 में टेबल 1 का यूज़ किया था, बट टेबल 3 में हम टेबल 2 का यूज़ करेंगे। और इसमें हमारा इनकमिंग और आउटगोइंग कौन सा है, ये हमें क्या बताते हैं, ये हमें बताते हैं इनकमिंग। तो इनकमिंग कौन सा हो जाएगा हमारा, एक्स। किसकी प्लेस पे, आउटगोइंग कौन सा हमारा, S2 की प्लेस पे अब क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। तो वही हम जब अपना नेक्स्ट टेबल फॉर्म करेंगे तो देखो आप यहाँ पे क्या क्या था, यहाँ पे S1 था जिसकी किसने वैल्यू ले ली थी, एक्स ने, और यहाँ हमारा S2 था ही, और यहाँ वाई हमारा था ही, राइट। ये चीज़ तो आप सभी को समझ आ गई होगी। तो अब टेबल 3 जो है उसमें हमने ये फॉर्म कर लिया है सिंपल। होप आपको समझ आ गया होगा कि मैंने ये कैसे फॉर्म किया, बहुत सिंपल था ये तो, राइट। अब मेरी जो हमारी रो आई थी वो ये वाली रो आई थी, तो मैं इस रो को क्या करूँगी, इस रो के जो नंबर्स थे हमारे पिछले टेबल में वो थे 2 0 1 0 0 6। इनको मैं किससे डिवाइड कर दूँगी, की एलिमेंट से। और की एलिमेंट मेरा क्या आया था पिछले टेबल में, 2। तो मैं 2 से डिवाइड करूँगी इनको, तो ये 1 0 1/2 0 0 3। ये समझ आ गया। अब बाकी की ये जो रो बची है, यहाँ पे मेरा था लास्ट टाइम 13/3, तो मैंने 13/3 लिख दिया, माइनस इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम था वो था हमारा 2 और 13/3 डिवाइडेड बाय की एलिमेंट जो कि हमारा 2 आया था। तो ये 13 - 3 ये आ जाएगा 0। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 0 इस तरीके से। तो बाकी आपको ये सारे नंबर्स ऐसे ही फाइंड करने हैं। गाइस एक करेक्शन कर लेना, जो हमने S3 निकाला था ना उसकी वैल्यूज़ आएगी यहाँ पे 0 और 0 लिखी हुई थी मैंने, बट यहाँ पे -1/2 और -1/3 आएगी। जब आप कैलकुलेशन करोगे तो आपकी आ जाएगी वैल्यू। एक्चुअली मेरे से थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, और यहाँ पे 90/13 आएगा इंस्टेड ऑफ 17। वो मैंने फ्लो में जल्दी से लिख दिया था, -1/2 और 1/3। अब आपका आंसर ईजिली आ जाएगा। तो हमने जब टेबल 3 बनाई थी तो हमारा यहाँ पे क्या था, -1/2। अब हमें इस को किससे डिवाइड करना होता था, हमें हमारा जो की एलिमेंट था 2 से, उससे डिवाइड करना होता था। तो जब -1/2 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, -1/4, राइट। तो देखो यहाँ पे मेरा -1/4 आ चुका है, ये 3 आ चुका है, और ये बाकी की वैल्यूज़ मैं फिल आउट कर चुकी हूँ। जब मैं इनकी वैल्यूज़ भी निकालूंगी तो भी मेरी वैल्यूज़ सही आएंगी। बिल्कुल आप ध्यान से करना। देखो मैं निकाल के दिखाती हूँ आपको। मेरी यहाँ पे पहले वैल्यू थी, यहाँ पे मेरी पहले वैल्यू क्या थी सी, देखते हैं। मेरी ये वैल्यू थी -1/3, राइट। तो -1/3 मेरी ओल्ड वैल्यू थी, उसमें से मैं माइनस करूँगी उसके कॉरस्पॉन्डेंट को, जो कि मेरे क्या है 13/3 और -1/2। 13/3 और -1/2 डिवाइडेड बाय की एलिमेंट क्या आया था हमारा 2, -1/3 माइनस, जब मैं ये करूँगी तो -13/6, और ये 2 -1/3 -1 माइनस माइनस प्लस ब्रैकेट लगा के अगर हम इसे ऐसे करते हैं तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, -1/3 + 13/12, एंड एलसीएम लेंगे तो हमारा आएगा लाइक दिस 9/12। इसको कट करेंगे तो 3/4 आएगा। तो हमारी ये प्लेस क्या आ गई, ये आ गई 3/4। सिमिलरली ये आएगी 1/4। आप इसको कैलकुलेट करना, ठीक है। और यहाँ पे क्या था हमारा 90/13 था ना, हमारे यहाँ पे क्या था, इस वाली प्लेस पे 90/13 था। तो जब मैं इसको डिवाइड कर दूँगी इसके किससे, कि इसकी वैल्यू निकालूंगी मैं, तो कैसे निकलेगी इसकी वैल्यू, देखो 90/13 माइनस कोरोस्पॉन्डिंग क्या थे इसके, ओके कहाँ गया, वेट नहीं बच्चों, 90/13 नहीं, 30 वैल्यू थी, सॉरी मैंने देखी नहीं, मैंने डायरेक्ट बोल दिया। 30 वैल्यू थी, 30 माइनस 13/3 × 6 डिवाइडेड बाई 2। तो जब हम ये करेंगे 30 माइनस क्या वैल्यू थी हमारी, 30 माइनस 13/3 मल्टीप्लाई 6 डिवाइड बाई 2। तो ये 2 से 2 कट गया, ये बन जाएगा आपका 30 माइनस 26/2
90 माइनस 26/2, और जब आप इसको निकालोगे ना, कैलकुलेट करोगे, तो आपका आंसर यहाँ पे आएगा 17 अराउंड आ जाएगा। ठीक है, तो ये आएगा आपका 17, ये वैल्यू आएगी आपकी 9। एंड अब हम ये तो निकाल ही सकते हैं अपना। तो जब 20 माइनस 0, जेड जे कैसे निकालते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इनको इनके साथ मल्टीप्लाई, और बीच में ऐड का सिंबल, राइट। तो 20 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 20, ओके सॉरी दिख नहीं रहा था आपको, 20 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 20, 0 को 0 से, 0 को 0 से, तो आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 20। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे हमारा आएगा 30, क्योंकि 0 से 20 को मल्टीप्लाई करोगे नो वैल्यू, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे नो वैल्यू, 1 को 30 से मल्टीप्लाई करोगे 30, राइट। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे ही आपके बाकी वैल्यूज़ आ जाएंगे 505/2, एंड यहाँ पे आएगा 330। जब आप 20 में से 20 को माइनस करोगे 0, 0 माइनस 5, 0 -5/2। तो आप जब इस क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो आप देखोगे, हम रेशो कब निकालेंगे, हम लास्ट में रेशो इसलिए निकालते हैं ताकि हमें नीचे वाले पता चल जाए कि हमारा आंसर आ गया या नहीं आया। अब हमारा आंसर आ चुका है, मैंने आपको बोला था मैक्सिमाइजेशन के केस में या तो ज़ीरो आए या नेगेटिव में आए, इट मीन्स ओके, अदरवाइज़ हमें फॉरवर्ड करना होता है क्वेश्चन अपना। बट यहाँ पे ज़ीरो आ चुके, नेगेटिव आ चुके, तो हमें रेशो की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका लास्ट आंसर आ चुका है यहाँ पे, राइट। तो आपका यहाँ पे लास्ट आंसर आ चुका है। तो आपको सिंप्लेक्स टेबल मैक्सिमाइजेशन का केस होप आपको समझ आया होगा। देखो थोड़ी बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक मेरे से हो गई हैं, बाकी अगर आप खुद करोगे ना ट्राई और बिना कैलकुलेशन मिस्टेक्स के तो आपसे हो जाएगा। बाकी मैंने इसका करेक्शन कर दिया, इसके अंदर जो भी मेरे को करेक्शन करनी चाहिए थी मैं वो करेक्शन कर चुकी हूँ और मेरा आंसर भी आ चुका है। तो आप इसको ट्राई करना। मैक्सिमाइजेशन के केस में हमें यही देखना होता है कि सी जे माइनस जेड जे या तो नेगेटिव आए या ज़ीरो आए, तो इट मीन्स हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अदरवाइज़ अगर नहीं आते तो हमारा नेक्स्ट टेबल फॉर्म होना पड़ता है, फॉर्म करना पड़ता है। यहाँ पे ना एक यही मिस्टेक हुई थी -1/2 और -1/3 की, तो इसको आप चेक कर लेना, ठीक है। एंड और तो बाकी सेम था। सो टेबल 2 आपका ये फॉर्म हुआ था, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर आप सॉल्व करके देखोगे तो निकल जाएगा आपका। और ये आपका फॉर्मूला था ये वाला, एंड इट्स इम्पॉर्टेंट वेरी। फिर आपका सिंप्लेक्स टेबल 1 ये था, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। इसमें हमें की रो, की कॉलम, की एलिमेंट और आउटगोइंग इनकमिंग, ये 4-5 चीज़ें हैं जो निकालनी होती है। सो होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में देखना। वीडियो थोड़ी लंबी बनी है मुझे पता है, बट आपको ये समझाना पड़ेगा तो भाई थोड़ा लंबा तो होगा, ठीक है। और ये ऐसी चीज़ नहीं है कि भाई मिनट के हिसाब से हो जाए, थोड़ा टाइम लगता है इनमें, कैलकुलेशंस इनकी बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो आप इसको करना। मैक्सिमाइजेशन का केस किया है आज हमने। नेक्स्ट हम अपना करेंगे मिनिमाइजेशन का केस, कि मिनिमाइजेशन में हम सरप्लस वेरिएबल्स को कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, वो मिनिमाइजेशन का केस होगा हमारा। मैक्सिमाइजेशन हम कर चुके हैं कि मैक्सिमाइजेशन का केस आता है हमारे पास, और सिंप्लेक्स मेथड से बोला जाए तो हमें कैसे करना है और हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा आंसर आ चुका है। जब लास्ट में हमारा जो टेबल होगा हमें वो सी जे माइनस जेड जे वो हमें देना चाहिए, ज़ीरो या नेगेटिव, पॉजिटिव वैल्यू नहीं आनी चाहिए। ओके, होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब जो आप कर सकते हो कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।